चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं इस बार वही गलती ना करते चंद्रयान-3 जो चंद्रयान ने की थी। चंद्रयान-2 की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रयान-3 भी उस गलती को रिपीट कर सकता है, क्योंकि लैंडिंग साइट पर वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ नहीं होता, सारा काम लैंडर का ही होता है। ऐसे में गलती की क्या गुंजाइश है? आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या चंद्रयान-3 लैंडिंग के समय कोई गलती कर सकता है, चंद्रयान-3 की सफलता के कितने चांसेस हैं और वो कैसे इस पूरे काम को अंजाम देने वाला है। जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, चंद्रयान-2 मिशन को 4 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरी पलों में चंद्रयान-2 के साथ हुआ क्या था। सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे अजम्पशंस हैं, और हालांकि उन अजम्पशंस को एकदम करीबी मामला माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चल सकता। इसरो ने आज तक जो जानकारी मीडिया को दी है वो भी पूरी तरह से सच नहीं है। इस बार एक इंटरव्यू में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 की सफलता के बारे में आशान्वित होते हुए कहा कि इस बार चंद्रयान-2 की लैंडिंग के वक्त हुई गलतियों से सबक लिया गया है, ताकि चंद्रयान-3 उस गलती को रिपीट ना करे। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही विस्तार से यह भी बताया कि चंद्रयान-2 के साथ आखिरी पल में क्या हुआ था। चलिए एक बार फिर हमारे साथ चंद्रयान-2 के सफर पर और खुद महसूस कीजिए कि उन आखिरी पलों को कि क्या हुआ था चंद्रयान-2 के साथ, और वो कौन से सुधार हैं जो कि चंद्रयान-3 को उस सेम गलती को करने से रोकने वाले हैं। चंद्रयान-2 क्यों फेल हुआ, इसे समझने के लिए हमें पहले 2 टर्म्स को समझना होगा। पहला है एटीट्यूड। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट कहाँ है, कितना ओरिएंटेड है, उसका पिच, उसका एंगल क्या है, वगैरह वगैरह। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लैंडर चांद की सतह पर सीधे सीधे नहीं आता, वो एक कर्व शेप में नीचे की तरफ आता है। इस समय लैंडर पर 2 वेलोसिटीज काम करती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि वो किस तेजी से नीचे गिर रहा है। अब अगर लैंडर को वर्टिकल वेलोसिटी को कम करना है तो उसके फेस को नीचे की तरफ करो और इंजन को फायर कर दो, इससे वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करनी है तो लैंडर को टर्न करो और इंजन को फायर कर दो। अच्छा, यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करने में एक बड़ी समस्या आती है। ऐसे में अक्सर वेलोसिटी बढ़ सकती है क्योंकि चांद की ग्रेविटी लैंडर को नीचे की तरफ खींच रही है, इसीलिए लैंडर की वेलोसिटी बढ़ सकती है। इसीलिए एक अच्छा और सफल लैंडर वही होगा जो दोनों वेलोसिटी को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा, ताकि लैंडर चांद की सतह पर सेफली लैंड कर पाए। अब इसके बाद बारी आती है लैंडिंग साइट की। तो चंद्रयान-2 में 500 मीटर बाई 500 मीटर का एक लैंडिंग जोन सेलेक्ट किया गया था। ये चांद के साउथ पोल पर 70 डिग्री पर स्थित है। चंद्रयान-2 के एल्गोरिथम में ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे अपनी दोनों वेलोसिटीज को मैनेज करते हुए इस साइट पर लैंड करना है। उस दिन चंद्रयान-2 चांद के 30 बाई 100 के ऑर्बिट में था, जहां चांद की सतह से निकटतम दूरी 30 किलोमीटर थी, और ये एक अप्रॉक्स दूरी है क्योंकि चांद की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए दूरी 32 या 35 किलोमीटर भी हो सकती है। अब लैंडिंग की प्रोसेस शुरू हुई और लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर आ गया। इसे रफ ब्रेकिंग फेज भी कहते हैं। इस स्थिति में लैंडर एक तरह से ब्लाइंड यानी कि अंधा हो गया, जो कि बिना जीपीएस और ऑल्टीमीटर वो यंत्र होता है जो ऑल्टीट्यूड बताता है, ऊंचाई बताता है सतह से। तो ये जो है यंत्र, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये बिना जीपीएस और ऑल्टीमीटर के बता सकता है कि चंद्रयान-2 इस समय कहाँ है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। जब लैंडर 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर होता है सतह से, तो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज शुरू होता है। इसे कैमरा कोस्टिंग फेज भी कहा जाता है। ये लैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ आकर लैंडर को यह देखना होता है कि वो अभी सतह से कितना दूर है और उसे किस जगह लैंडिंग करनी है। यहीं पर आकर रेडियो ऑल्टीमीटर, लेजर ऑल्टीमीटर काम करना शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा चालू होने लगता है।
यहाँ तक आते आते उसके पास लैंडिंग लोकेशन से जुड़ा काफ़ी सारा डेटा होता है। यहाँ आकर इसरो ने चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर का एटीट्यूड लॉक कर दिया था, यानी कि 7 से 4 किलोमीटर तक लैंडर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना था, ताकि उसके अंदर सभी कैलिब्रेशंस सही तरीके से हो सके, क्योंकि लैंडर के हिलने से कैलिब्रेशन में दिक्कत आ सकती थी। यही वो समय था जब सब कुछ खराब हो गया। कैमरा कोस्टिंग फेज के समय इंजन का थ्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया, जिससे ट्रेजेक्टरी चेंज होने लगी और विक्रम के पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उस समय एटीट्यूड उसका लॉक कर दिया गया था। इसरो ने प्लान किया था कि जो प्रॉब्लम इस समय आ रही है उन्हें फाइन ब्रेकिंग फेज में दूर कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ हुआ ये कि एरर्स इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी कि उन्हें उतनी तेजी से सही करना पॉसिबल ही नहीं था। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को कम करने के लिए भी लैंडर को टर्न करना था, लेकिन यहाँ भी लैंडर में लिमिट सेट की गई थी 10 डिग्री पर सेकेंड की, और इतना धीमे से घूमने की वजह से वो सही समय में मूव नहीं कर पाया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो उसने कुछ हद तक कंट्रोल किया, पर वर्टिकल वेलोसिटी को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके अलावा लैंडर में एक इंटरनल टाइमर भी लगाया हुआ था, जो कि लैंडिंग का टाइम कैलकुलेट कर रहा था कि अब लैंडिंग में कितना टाइम बचा है। वो भी कुछ सेकंड के लिए ऑफ किया गया था, जिससे वो सही टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाया। उस पल को याद करते हुए सोमनाथ जी ने कहा कि अगर टाइमर के पास कुछ और सेकंड्स होते तो लैंडर सेफली लैंड कर जाता। तो कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 का एल्गोरिदम इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें कहीं भी बदलाव या किसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस फीड नहीं किए गए थे, और यही चंद्रयान 2 की असफलता का मुख्य कारण था। लेकिन इस बार ऐसी किसी भी गलती को अवॉइड करने के लिए इसरो ने एल्गोरिदम में कई जरूरी बदलाव किए। सबसे पहले तो लैंडिंग साइट का सिलेक्शन, क्योंकि चंद्रयान 2 अपने तय साइट से 400 मीटर आगे जाकर क्रैश हुआ था, तो अगर उसका लैंडिंग साइट थोड़ा ज्यादा होता तो वो सेफली लैंड कर सकता था। और इसी बात को ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 के लिए 4x4 किलोमीटर का लैंडिंग साइट तय किया गया। इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे OHRC कैमरे ने भी चांद की सतह का पूरा मैप बनाकर इसरो को दिया है, जिससे लैंडिंग साइट सिलेक्शन करना आसान हो गया है। इसके अलावा अब हर फेस में थ्रस्ट कंट्रोल किया जा सकेगा खुद चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के द्वारा। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। एटीट्यूड रेट चेंज को भी बढ़ाया गया। इससे पहले चंद्रयान 2 में 10 डिग्री पर सेकंड से इसे बढ़ाकर अब चंद्रयान 3 में 25 डिग्री पर सेकंड तक कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाया गया है, जो कि तीनों दिशाओं में चेकिंग कर सकता है। इंजन का थ्रस्ट वॉल्व भी बदल दिया गया है, ताकि जब थ्रस्ट चेंज हो तो उसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम ना हो। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। सॉफ्टवेयर में कई सारे बदलाव किए गए हैं, ताकि पिछली बार की तरह इस बार कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच की प्रॉब्लम ना आ सके। पहले से एडवांस सेंसर लगाए गए हैं, ताकि एक सेंसर के काम न करने पर दूसरा सेंसर फौरन एक्टिवेट हो जाए। कई सारे सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, ताकि एनर्जी की प्रॉब्लम ना आए। कुल मिलाकर इस बार इसरो किसी भी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि इस बार सफलता उसके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।